चलिए साथियों, तो यहाँ तक तो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था अभी क्लास में, लास्ट में आपने देखा होगा। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों और आगे बढ़ेंगे। इसमें देखिएगा साथियों, अगला हमारे पास में ये थी कौन सी ट्रांसमिशन लाइन? मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। फटाफट शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन को स्टार्ट करते हैं। अगर हम शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की चर्चा करते हैं बेटा, अगर हम शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की चर्चा करते हैं तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन है क्या? शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की अगर मैं बात करूं तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन वे ट्रांसमिशन लाइन्स होती हैं जिनकी भौतिक लंबाई 80 किलोमीटर से कम होती है और जिनका वोल्टेज लेवल 0 से लेके 20 किलो वोल्ट तक होता है। वो सभी ट्रांसमिशन लाइन शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन कहलाती हैं। ऐसी ट्रांसमिशन लाइन जिनकी भौतिक लंबाई ये 80 किलोमीटर से कम तथा वोल्टेज लेवल 0 वोल्ट यानी 0 केवी से 20 केवी तक होता है, उसे शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन कहते हैं। उसे शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि ये तो हो गया आपके पास में शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का मामला। अगर हम इसमें और अच्छी तरीके से लिखना चाहें तो इसमें आप पैरामीटर बना सकते हैं। इसमें आप फटाफट लिख सकते हैं, ये आपके पास में बेटा सेंडिंग एंड है, प्लस माइनस इस सेंडिंग एंड का वोल्टेज है, ये प्लस माइनस रिसीविंग एंड का वोल्टेज है। यहाँ से करंट आई आर जा रही है, ये आर है और एल है। ठीक है, ये शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का आपके पास में डायग्राम है। अगर हम इसकी बेटा इलेक्ट्रिकल लेंथ की बात करें, इलेक्ट्रिकल लेंथ की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिकल लेंथ जो है आपके पास में F इंटू एल होती है, फ्रिक्वेंसी इंटू ए। तो ये हमेशा लेस देन 80 किलोमीटर होती है। तो आपके पास में लेस देन 80 गुणे 50 तो कितना हो जाएगा? अगर हम बात करें तो एफ एल इज लेस देन 8 पंचे 40 ना, 4000 किलोमीटर हर्ज ये इसकी लंबाई है। ठीक है, तो ये थी शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। अब आगे बढ़ते हैं। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें हो रही हैं। जो विद्यार्थी नए जुड़ रहे हैं वो विद्यार्थी सेशन को शेयर जरूर करते रहें, साथ ही साथ लाइक भी करते रहें। सेशन आपका मज़ेदार होता रहेगा। सेशन कोई दिक्कत है नहीं, तो सेशन को शेयर करें और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने स्टेटस पर जरूर लगाएं सेशन को। चलिए, तो अगली आपकी सिलेबस की हेडिंग थी बेटा, अगली आपकी सिलेबस की हेडिंग है प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रांसमिशन। तो देख लेते हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइन क्या होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी क्या होता है, इन सबको हम लोग आसानी से समझते हैं। तो अभी हमने प्रीवियस क्लास में, मैंने कल की क्लास में एक सिंगल लाइन डायग्राम बनवाया था आपको। देखो जरा सर, सिंगल लाइन डायग्राम मैंने बनवाया था आपको पिछली क्लास में। तो ये आप देखेंगे, मैंने आपको मंडे की क्लास में ये बनवाया था सिंगल लाइन डायग्राम, जिसमें मैंने 11 केवी से 25 केवी तक आपको ये बताया था। स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाया जो 220 से 765 हो गई, और फिर हमने स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाया, फिर उसके बाद में 132 से 66 केवी तक, और आपके पास में 33 केवी, और हम डिस्ट्रीब्यूशन पर पहुंच गए। तो ये है आपके पास में
प्राइमरी ट्रांसमिशन और ये है आपके पास में सेकेंडरी ट्रांसमिशन। ये स्टेज कहलाती है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन और ये स्टेज कहलाती है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। अब उसने आपकी एक अलग से हेडिंग बनाई आपके सिलेबस में कि प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रांसमिशन को समझाइए। तो सिंगल लाइन डायग्राम आपने देखा। अगर हम प्राइमरी ट्रांसमिशन की बात करें तो प्राइमरी पावर एट हाई वोल्टेज लेवल, अगर हम बात करें प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन की, तो पावर एट हाई वोल्टेज लेवल इज दैट 132 kV टू 220 kV और 400 kV इज अ ट्रांसमिट बाय मींस द ट्रांसमिशन लाइन एट अ 3 फेज 3 वायर सिस्टम ओवरहेड लाइन। यानी कि प्राइमरी ट्रांसमिशन का मतलब होता है कि आपके पास में प्राइमरी ट्रांसमिशन लगभग आपके पास में हाई वोल्टेज, यानी कि आपके पास में देखो यहाँ पर हमारा 220 kV लिखा हुआ है, तो आप कह सकते हैं कि पावर एट हाई वोल्टेज 220 से लेके 765 kV इज ट्रांसमिट बाय मींस, इसका मतलब होता है प्राइमरी ट्रांसमिशन। इट इज 3 फेज 3 वायर सिस्टम ओवरहेड लाइन होता है। ठीक, अगर हम प्राइमरी ट्रांसमिशन की बात करें बेटा, आपका जैसे कि इसमें दिखाया गया है कि प्राइमरी ट्रांसमिशन क्या है, तो आप इसको बनाओगे पहले। तो अगर आएगा कि प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रांसमिशन को समझाइए, तो सबसे पहले इस डायग्राम को बनाओगे और यहीं से आप लिखना स्टार्ट करोगे कि प्राइमरी ट्रांसमिशन क्या है। क्या लिखोगे? प्राइमरी ट्रांसमिशन। प्राइमरी ट्रांसमिशन, अगर हम प्राइमरी ट्रांसमिशन की बात करें तो प्राइमरी ट्रांसमिशन में हमारे पास में वोल्टेज क्या है? पावर एट हाई वोल्टेज। क्या है आपके पास में? हाई वोल्टेज पर हाई वोल्टेज पावर, हाई वोल्टेज पर पावर, ऐसे लिख लो, हाई वोल्टेज पर पावर पावर पावर। अब हाई वोल्टेज यानी कि आपके पास में हाई वोल्टेज कितना लिया हमने? 220 kV से लेकर 765 kV तक। कहाँ पर? 765 kV पर आपके पास में 765 kV पर पावर को ट्रांसमिट करना, पावर को ट्रांसमिट करना, ट्रांसमिट करना ही क्या कहलाता है? करना ही प्राइमरी ट्रांसमिशन कहलाता है। प्राइमरी ट्रांसमिशन कहलाता है। क्या कहलाता है? प्राइमरी ट्रांसमिशन कहलाता है। क्या कहलाता है? प्राइमरी ट्रांसमिशन कहलाता है। अब देखो, ये हो गया प्राइमरी ट्रांसमिशन। आपने कहा कि सर और यह लाइन 3 फेज 3 वायर सिस्टम होती है। यह ऐसे लिख लो, यह 3 फेज 3 वायर सिस्टम के द्वारा 3 फेज 3 वायर ओवरहेड ट्रांसमिशन सिस्टम के द्वारा, ओवरहेड लिख लेना, ओवरहेड के द्वारा ट्रांसमिटेड किया जाता है। ये तो है आपके पास में बेटा, क्या ये तो है आपके पास में बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये है आपके पास में, यह 3 फेज 3 वायर ओवरहेड के द्वारा ट्रांसमिट किया जाता है। ये तो होगी आपके पास में प्राइमरी ट्रांसमिशन की। अब अगर हम सेकेंडरी ट्रांसमिशन की बात करें तो आपके पास में रिसीविंग एंड वोल्टेज स्टेप डाउन करते हैं हम, और उसको कितना स्टेप डाउन किया हमने? देखो, रिसीविंग एंड तक जाते जाते हमने इसको स्टेप डाउन किया 132 से लेके 66। आप 33 भी कर सकते हैं, 132 के भी 33 और 66 भी आता है। मीन्स स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर फ्रॉम द रिसीविंग एंड द इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिट टू सब स्टेशन लोकेट एट द पर्टिकुलर पॉइंट इन द सिटी। द ओवरहेड 3 फेज 3 वायर सिस्टम टावर लाइन और आयरन पोल इज यूज फॉर दिस। यानी कि इसका मतलब ये है कि आपके पास में रिसीविंग एंड स्टेशन पर जो वोल्टेज होता है वो स्टेप डाउन किया जाता है 132 से, यानी कि 132 से लेके 66 और 33 kV तक।
यानी कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के द्वारा। और रिसीविंग एंड से आपके रिसीविंग स्टेशन से इलेक्ट्रिक पावर को हम लोग ट्रांसमिट करते हैं एक सब स्टेशन पर जो लोकेट होता है एक पर्टिकुलर पॉइंट इन अ सिटी, यानी कि शहर के एक पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या होता है आपको लोकेट मिलेगा। यानी कि रिसीविंग एंड पर रिसीविंग स्टेशन पर वोल्टेज को हम स्टेप डाउन करते हैं, ऐसे लिखो इसमें सेकेंडरी ट्रांसमिशन में, सेकेंडरी ट्रांसमिशन में लिखना दरअसल सेकेंडरी ट्रांसमिशन। अगर हम सेकेंडरी ट्रांसमिशन की बात करें तो सेकेंडरी ट्रांसमिशन का मतलब क्या है? अगर हम सेकेंडरी ट्रांसमिशन की बात करते हैं तो सेकेंडरी ट्रांसमिशन का केवल इतना सा मतलब है आपके पास में बेटा कि आपके पास में रिसीविंग स्टेशन पर वोल्टेज को, ऐसे लिखो, रिसीविंग स्टेशन पर वोल्टेज को 132 केवी, 66 केवी तथा 33 केवी में स्टेप डाउन 33 केवी में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के द्वारा स्टेप डाउन किया जाता है। अगर हम आगे की बात करें कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के द्वारा स्टेप किया जाता है, आपके पास में रिसीविंग स्टेशन पर आपके पास में, और एक हम इसको कहाँ सेंड करते हैं बेटा, रिसीविंग स्टेशन पर पावर को हम ट्रांसमिट करते हैं एक सब स्टेशन पर जो आपके शहर में एक पर्टिकुलर पॉइंट पर बना होता है। और रिसीविंग एंड पर, और रिसीविंग स्टेशन लिखो, रिसीविंग स्टेशन पर इसे ट्रांसमिट किया जाता है जो कि शहर के एक पर्टिकुलर पॉइंट पर होता है। ठीक है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर होता है, शहर के एक किस पर बेटा, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आपको देखने को मिलेगा। और यही भी आपके पास में ओवरहेड 3 वायर सिस्टम होता है। ठीक, हम इसको आयरन पोल के द्वारा आपके पास में टावर और आयरन पोल यूज करके हम इसको क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं। यह है 3 वायर सिस्टम होता है। तो ये तो हो गई बेटा आपकी किसकी बात, ये हो गई आपकी कहानी आपके पास में किसकी बेटा, ट्रांसमिशन और प्राइमरी ट्रांसमिशन और प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन की कहानी। अब अगली कहानी की अगर हम चर्चा करें तो अब इसमें दे रखा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाई वोल्टेज ऑफ पावर ट्रांसमिशन। तो अब इसकी हम लोग चर्चा करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन की, कि हम हाई वोल्टेज को क्यों ट्रांसमिट करते हैं बेटा। ठीक है, हम हाई वोल्टेज को ही क्यों ट्रांसमिट करते हैं इसकी चर्चा हम लोग करते हैं। ठीक है, तो जो विद्यार्थी सेशन में नए जुड़ते जा रहे हैं वो विद्यार्थी फटाफट सेशन को क्या करते चलेंगे, शेयर करते चलेंगे, कम समय में ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश है। चलिए, तो अगली हेडिंग आपकी दी गई थी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाई वोल्टेज फॉर द पावर ट्रांसमिशन, यानी कि हम हाई वोल्टेज क्यों ट्रांसमिट करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, यानी कि इसके लक्षण के बारे में आपको बताना है, इसके फैक्टर्स के बारे में कि हम ट्रांसमिशन लाइन में हाई वोल्टेज का ट्रांसमिशन क्यों करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको बतानी हैं। तो पहले ही मैं आपको कई बार बता चुका हूँ लेक्चर में, बहुत सारे लेक्चर्स में पढ़ा है, लेकिन हम यहाँ पर मैराथन क्लास की चर्चा कर रहे हैं, तो मैराथन में हम लोग एक एक चीज़ को समझेंगे। आपके पास में बेटा मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक जनरेटिंग स्टेशन लिया, क्या लिया, एक जनरेटिंग स्टेशन आपके पास में ही रहा।
ठीक है, ये जनरेटिंग स्टेशन है आपके पास में। ठीक, ये जनरेटिंग स्टेशन मान लिया मैंने। यहाँ पर आपके पास में एक होगा बेटा ट्रांसमिशन। क्या होगा? एक होगा आपके पास में क्या? ट्रांसमिशन। क्या होगा? एक होगा बेटा आपके पास में, सॉरी जनरेशन हो गया आपके पास में, ये होगा आपके पास में एक लोड। क्या होगा? एक लोड होगा। अगर हम लोड की चर्चा करें तो आपके पास में जो लोड होगा वो लोड आपको कुछ ऐसे नजर आएगा। आपको लोड कुछ ऐसे नजर आएगा। ठीक है, इसको हम लोग क्या कर देंगे बेटा? ग्राउंड कर देंगे। हम इसको क्या कर देंगे? ग्राउंड कर देंगे। एक एक चीज को ऐसे बना के चलना है पेपर में कि मानो छप रही हो चीजें। ठीक, अब आपके पास में सबसे पहले आएगा जनरेटिंग स्टेशन। ठीक, ये है बेटा आपके पास में क्या? जनरेटिंग स्टेशन। मैं एक एक चीज बनाते चल रहा हूं ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। ये है आपके पास में बेटा जनरेटिंग स्टेशन। क्या है? जनरेटिंग स्टेशन। ये है आपके पास में कोई बिजली घर, जनरेटिंग स्टेशन। ठीक, यहां पर मैंने एक वोल्टेज माना जिसको मैं कह रहा हूं सेंडिंग एंड का वोल्टेज। ठीक है, ये आपके पास में पूरी है ट्रांसमिशन लाइन, इसको बोलते हैं ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, और ये है आपके पास में रिसीविंग एंड। यहां पर कोई है आपके पास में लोड। क्या है? लोड। क्या है? लोड है। ये है आपके पास में कोई लोड नहीं दिख रहा ना? ये है आपके पास में कोई लोड। क्या है? ये है आपके पास में कोई लोड। क्या है? लोड है। अब जरा ध्यान से देखो, अगर ये लोड है तो जरा ध्यान से देखना और एक एक बात को समझना। ये क्या है? लोड है। अब अगर मैं आगे देखूं तो आपके पास में ये आपके पास में कहानी है। Vs मतलब हो गया ये सेंडिंग एंड का वोल्टेज है। जो विद्यार्थी पहले नहीं पढ़े हैं वो विद्यार्थी समझ लेंगे। ये सेंडिंग एंड का वोल्टेज है, ये सेंडिंग एंड का वोल्टेज है, एंड का वोल्टेज है। ये रिसीविंग एंड का वोल्टेज है, रिसीविंग एंड का वोल्टेज है, एंड का वोल्टेज है। ये सेंडिंग एंड का वोल्टेज है। ठीक है, ये कोई आपके पास में लोड है। अब जरा ध्यान से समझना, आपसे कहा है कि आप उच्च वोल्टेज क्यों उच्च वोल्टेज की कैरेक्टरिस्टिक्स। तो बेटा जब आप इसको सॉल्व करते हो तो एक फॉर्मूला आता है। ठीक है, पावर हैंडलिंग कैपेसिटी ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। हम उसको लिखते हैं बेटा PS बराबर, केवल आपको फॉर्मूला लिख देना, एग्जामिनर समझ जाएगा। PS बराबर सेंडिंग एंड का वोल्टेज इंटू रिसीविंग एंड का वोल्टेज अपॉन XL अपॉन XL साइन डेल। आपके पास में बेटा ये है रिसीविंग एंड का, सेंडिंग एंड का वोल्टेज, रिसीविंग एंड का ट्रांसमिशन लाइन रिएक्टेंस है। ये आपके पास में सेंडिंग एंड और रिसीविंग एंड के बीच में बनने वाला एंगल है डेल। सेंडिंग एंड और रिसीविंग एंड के बीच में बनने वाला एंगल साइन डेल। यदि मैं आपसे कहूं कि आपके पास में यदि आपके पास में बेटा यदि अगर मैं आपसे कहूं कि यदि किसी प्रकार आपके पास में सेंडिंग एंड का वोल्टेज रिसीविंग एंड के वोल्टेज के बराबर हो जाता है, तब आपके पास में PS बराबर क्या हो जाएगा? रिसीविंग एंड इंटू रिसीविंग एंड बटे XL इंटू साइन डेल। तो आप देखेंगे कि आपके पास में जो पावर हैंडलिंग कैपेसिटी है वो डायरेक्टली किसके? रिसीविंग एंड वोल्टेज के क्या है? स्क्वायर के बराबर है। यदि आपके पास में सेंडिंग एंड का वोल्टेज अगर रिसीविंग एंड के वोल्टेज के बराबर हो जाता है, यानी कि हाई वोल्टेज अगर आप ट्रांसमिट कर रहे हैं और यानी कि सेंडिंग एंड का वोल्टेज रिसीविंग एंड के वोल्टेज के बराबर हो गया, तो आपके पास में ट्रांसमिशन लाइन की पावर हैंडलिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो यहां पर लिखो, यदि सेंडिंग एंड का वोल्टेज यदि सेंडिंग एंड का वोल्टेज रिसीविंग एंड के वोल्टेज के बराबर हो जाता है, तब ट्रांसमिशन लाइन की पावर हैंडलिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। क्या हो जाती है बेटा? बढ़ जाती है। यानी कि अर्थात जाती है,
अर्थात अर्थात आप कह सकते हैं, अर्थात हाई वोल्टेज ट्रांसमिट करने से, लिखो अर्थात हाई वोल्टेज ट्रांसमिट करने से ट्रांसमिशन लाइन की पावर हैंडलिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। एक तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया आपका, एक कैरेक्टरिस्टिक्स तो ये आपको नजर आ रहा है। अब और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पूरा पूछेगा वो आपसे, और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पूरा पूछेगा आपसे, और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बेटा। अगर हम बात करें आगे की तो अगर मैं आगे की बात करता हूं तो आप लोग जानते हैं कि P बराबर क्या होता है, VI। आप जानते हैं कि P बराबर क्या होता है, VI cos फाई, सब जानते हैं, ठीक, ये सब ने पढ़ा होगा। जहां पर भी वोल्टेज, I करंट, cos फाई पावर फैक्टर है, यानी कि वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल। अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने इसको इक्वेशन 1 मान लिया बेटा, क्या मान लिया, इक्वेशन 1 मान लिया। अगर इक्वेशन 1 मैंने इसको माना क्या माना, इक्वेशन 1 मान लिया। अगर मैं यहां से I का मान निकालूं, क्या निकालूं, I का मान बेटा, दरअसल I का मान निकालना, दरअसल I बराबर क्या होगा, PV cos फाई, होगा कि नहीं। अब मुझे एक बात बताओ, दुनिया जानती है कि पावर लॉस का फॉर्मूला आप जानते हैं, पावर लॉस बराबर क्या होता है, पावर लॉस अगर मैं बात करूं पावर लॉस की, तो पावर लॉस बराबर आप कह सकते हैं आई स्क्वायर आर, क्या हो सकता है, आई स्क्वायर आर, पी बराबर पी एल बराबर ना आई स्क्वायर आर। तो पी एल बराबर आई का मान कितना है, तो इसको पुट करो दरअसल आई के मान को यहाँ पर, तो आई के मान को जब आप पुट करोगे तो आपके पास में आई का मान कितना आएगा, दरअसल इसमें आई के मान को पुट करो, दरअसल ऐसे नहीं, यहाँ से लेके आओ, आई के मान को यहाँ पर पुट करो तो कितना आएगा आपके पास में, पी स्क्वायर वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई इंटू आर। अगर मैं आपसे कहूं कि आपने किसी तरीके से वोल्टेज को बढ़ाया तो ट्रांसमिशन लाइन में पावर लॉस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। यदि हाई वोल्टेज ट्रांसमिट करते हैं, लिखो दरअसल यदि ट्रांसमिशन लाइन में हाई वोल्टेज ट्रांसमिट करते हैं, हाई वोल्टेज ट्रांसमिट करते हैं तो पावर ट्रांसमिशन लाइन में पावर लॉस कम हो जाते हैं, पावर लॉस कम हो जाते हैं, क्या होते हैं, पावर लॉस कम हो जाते हैं। अब यहीं से अगर मैं आपसे कहूं क्योंकि आप यहां से अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास में ये कॉस स्क्वायर और आर कैसा है, कांस्टेंट है। यदि आपके पास में कॉस फाई और आर कैसा हो, कांस्टेंट हो, तो आप जानते हैं कि पीएल जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, 1/v स्क्वायर के। तो आप अगर वोल्टेज बढ़ाओगे तो पावर लॉस क्या हो जाएगी आपकी, कम हो जाएगी। क्लियर है। अब आ जाओ, अगर मैं आपसे कहूं कि आप जानते हैं कि यहां से अगर मैं आर का मान निकालूं, तो क्या आएगा, आर बराबर, जरा ध्यान से देखना, आर बराबर आएगा कि ये आपके भाग में है तो ये गुणा में पहुंच जाएगा, तो क्या आएगा, पी एल वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई आएगा। ये भाग में था, एक गुणा में था, तो क्या आ जाएगा नीचे पी स्क्वायर, ठीक, पी स्क्वायर। ये पावर हैंडलिंग कैपेसिटी है, ये क्या है आपके पास में, पावर हैंडलिंग कैपेसिटी, ये पावर है आपके पास में। ये आ गया आर का मान। चूंकि आप इस बात को भी जानते हैं कि आर बराबर होता है रो एल अपॉन ए, होता है कि नहीं, आर बराबर होता है रो एल अपॉन ए, होता है कि नहीं भाई, सभी लोग जानते हैं आर बराबर क्या होता है, रो एल अपॉन ए, होता है कि नहीं, ये आप दुनिया जानती है, आप भी जानते होंगे। अब अगर मैं आपसे कहूं कि यहां पर किसी तरीके से आप आर का मान क्या करो, इसमें रख दो, और जरा सा निकालो कहानी क्या आएगी। तो जरा ए का मान बताओ क्या है, तो ए का मान आप यहां से निकालो, तो ए बराबर क्या आएगा आपके पास में, ए बराबर रो एल अपॉन आर, और आर का मान यहां से जरा पुट करना, आर का मान यहां पर रखना, तो ए बराबर क्या आ जाएगा आपके पास में, जरा ध्यान से समझना, आपके पास में ये वाली पावर ऊपर आ जाएगी तो ये होगा रो एल पी स्क्वायर अपॉन, जो मामला ये ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, सीधी सीधी बात, आप करके देख लो, पी वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई। यदि मैं आपसे कहूं कि आपके पास में देखो कहां पर क्या आया मामला, देखो पी वी स्क्वायर कॉस फाई आया, ऊपर पी स्क्वायर है। अब जरा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इन सबको कांस्टेंट मान लूं
तो आपके पास में ए जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, 1/v² के। यदि आप वोल्टेज को बढ़ाते हो या फिर हाई वोल्टेज ट्रांसमिट करते हो ट्रांसमिशन लाइन में, तो आपकी ट्रांसमिशन लाइन का जो एरिया है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अगला पॉइंट लिखना, यदि ट्रांसमिशन लाइन में हाई वोल्टेज ट्रांसमिट करते हैं तो ट्रांसमिशन लाइन का क्रॉस सेक्शन एरिया, ट्रांसमिशन लाइन के कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो जाता है। क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यानी कि हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन का एक कैरेक्टरिस्टिक्स तो ये हो गया। अब देखो जरा सा अगली बात, आपके पास में यहाँ पर आया कि पीछे आपने ये देखा कि आपके पास में ये जो एरिया है, आपके पास में उस कंडक्टर का, उस चालक का क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया है। आप जानते हैं कि आपके पास में अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम यानी कि आयतन की अगर मैं बात करूं तो आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यही होता है। यानी कि ये 3D होता है, तीन डायमेंशन होती हैं। और एरिया बराबर क्या लिखते हैं, L × B। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि अगर मुझे किसी चीज़ का एरिया चाहिए, मान लीजिए इस कंडक्टर का मुझे वॉल्यूम चाहिए। अब हम कंडक्टर का वॉल्यूम क्यों निकालेंगे, कंडक्टर में दरअसल इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करते हैं, इसीलिए इसका वॉल्यूम हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे। अब इसका वॉल्यूम जब मैं निकालूं तो कैसे निकलेगा, आप जानते हैं कि यदि आपके पास में वॉल्यूम भी है, अगर मैं इस एरिया में L से गुणा करा दूं लंबाई से, क्योंकि आपके पास में क्रॉस सेक्शन एरिया पहले से लंबाई से गुणा करा दूं तो क्या ये वॉल्यूम नहीं बन जाएगा, बन जाएगा। आप जानते हैं कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, A के, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/v² के। यदि आप ट्रांसमिशन लाइन में हाई वोल्टेज को क्या करते हो बेटा, हाई वोल्टेज ट्रांसमिट करते हो तो एरिया तो कम होगा ही होगा, साथ में आपका वॉल्यूम भी कम होगा। अर्थात हम इसको बोल सकते हैं इनडायरेक्टली वेट जो होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जरा सा नेक्स्ट पॉइंट लिखना, यदि ट्रांसमिशन लाइन में हाई वोल्टेज ट्रांसमिट किया जाता है तो ट्रांसमिशन लाइन का वॉल्यूम कम हो जाता है। अर्थात कंडक्टर का वेट घट जाता है। ये है, इतने सारे लाभ हैं आपके हाई वोल्टेज को ट्रांसमिट करने के। ये इतने सारे लाभ थे, यदि आप हाई वोल्टेज ट्रांसमिट करोगे तो आपके इतने सारे लाभ हैं ट्रांसमिशन लाइन में कि इसीलिए हम लोग जनरेशन में यहाँ पर आप देखेंगे, इसीलिए हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर का क्यों यूज कर रहे थे, इसीलिए यूज कर रहे थे कि आपके पास में यहाँ पर इस 11 से 25 केवी जो हमने जनरेट किया है उसको स्टेप अप ट्रांसफार्मर से हम 220 केवी से लेके 765 केवी तक ले जा सकते हैं। और जैसे ही आप वोल्टेज बढ़ाओगे तो जैसे ही वोल्टेज आपका बढ़ेगा तो आपको इतने सारे लाभ ट्रांसमिशन लाइन में मिल जाएंगे। तो ये थे सारे कैरेक्टरिस्टिक्स। अब अगली हेडिंग पर चलते हैं। अगली हेडिंग आपको क्या दे रखी है, अगली हेडिंग पर चलते हैं और अगली हेडिंग की हम लोग चर्चा करते हैं। आपके सिलेबस का अगला पॉइंट जो आप देख रहे हैं 1.6 आप देखेंगे, इसमें मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल सप्लाई ट्रांसमिशन सिस्टम 110, 220 और 400 केवी है। अगर मैं इसको पढ़ाऊंगा तो काफ़ी टाइम हो जाएगा। आपको क्या करना है, इसमें डिफरेंट टाइप के कंस्ट्रक्शन के आपके पास में बहुत सारे रूल्स होते हैं, इसके आई रूल्स फॉलो करने होते हैं, बहुत सारे इंडियन स्टैंडर्ड रूल जो होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के वो पूरे फॉलो करेंगे आप। फिर उसमें कौन कौन से टावर कहाँ पर किस किस सेक्शन पर लगना है, कहाँ पर आपका कौन सा टावर लगेगा और किस रेटिंग के टावर लगेंगे, उनकी कितनी नीचे तक वो जाएंगे, ये सारी चीज़ें इसमें होंगी। ठीक, तो आप इसको अपने से पढ़ लीजिए 1.6 और 1.7। हम लोग चलते हैं अगले चैप्टर की तरफ। जो अगला चैप्टर है आपका ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर एंड परफॉर्मेंस। इसमें आपको ट्रांसमिशन लाइन के सारे पैरामीटर्स को देखना है। आपको देखना है कि क्या ट्रांसमिशन लाइन में आर पाया जाता है, एल पाया जाता है, सी पाया जाता है और जी पाया जाता है। अब आपके पास में अभी हमने पढ़ा कि ट्रांसमिशन लाइन 3 प्रकार की होती हैं, शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग। किस ट्रांसमिशन लाइन में कौन कौन से पैरामीटर होते हैं और
मीडियम ट्रांसमिशन लाइन आपकी 4-5 प्रकार की होती है, जिसमें हम 2-3 प्रकार हम लोग खुद पढ़ लेंगे और उसके बाद में जो पेपर में आएगा आप उसको छाप दीजिए, कोई दिक्कत है नहीं। तो स्टार्ट करते हैं दूसरे चैप्टर को, ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर परफॉर्मेंस। ठीक है, तो इस पर हेडिंग डालिएगा ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर एंड परफॉर्मेंस। ठीक है, अब ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर एंड परफॉर्मेंस में देखो, बेसिकली ट्रांसमिशन लाइन होती तो है 3 फेज, ये आप सब जानते हैं, आप बाहर निकलेंगे तो आपको देखने को मिलेगी। तो हम लोग एनालिसिस पर्पस से हम सिंगल फेज की एनालिसिस करते हैं, और जो हमें सिंगल फेज वायर में मिलता है, सिंगल फेज ट्रांसमिशन लाइन में, हम अज्यूम कर लेते हैं कि 3 फेज में भी वैसा ही मिलेगा हमको सब कुछ। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि मेरे पास में एक एनालिसिस पर्पज के लिए और आपके पास में मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक 3 फेज ट्रांसमिशन लाइन को एक अज्यूम करके सिंगल फेज ट्रांसमिशन लाइन उस पर काम करते हैं। जब हम काम करेंगे तो उसमें अलग अलग पैरामीटर आपको देखने को मिलेंगे, और जैसा जैसा मैं लिखवाऊँ वैसा वैसा लिखते चले जाना। थ्योरी इसमें कम लिखोगे आप, जितना ज़्यादा इसमें डेरिवेटिव पार्ट और डायग्राम बनाओगे उतना अच्छे नंबर मिलेंगे। अगर आप इसमें लिखोगे कि इसमें एक रेजिस्टेंस होता है, इस कंडक्टेंस होता है, तो हवा में नहीं आता है कुछ भी। ठीक, सब डेरिवेशन से आपको नज़र आएगा कि यहाँ पर क्या क्या होता है, और एग्जामिनर आपसे ज़्यादा होशियार होता है, वो उसको कलम वहीं रोकेगी जहाँ पर आप उल्टा सीधा लिखोगे। ठीक, तो यहाँ पर लिखो एनालिसिस पर्पज, लिखो एनालिसिस पर्पज तथा मैथमेटिकल कैलकुलेशन को सरल करने के लिए या फिर सिंपल करने के लिए हम ट्रांसमिशन लाइन के सिंगल फेज की ट्रांसमिशन लाइन की सिंगल फेज की एनालिसिस करते हैं। सामान्यतः ट्रांसमिशन लाइन 3 फेज होती है। क्या होती है? 3 फेज होती है। ट्रांसमिशन लाइन सामान्यतः होती 3 फेज है। अब आपको एनालिसिस पर्पस से केवल और केवल हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए हमने क्या किया, इसको सिंगल फेज में कन्वर्ट किया। मान लीजिए आपके पास में कोई एक एल्यूमिनियम कंडक्टर है, हमने कोई एक एल्यूमिनियम कंडक्टर या फिर एक ACSR कंडक्टर लिया। ठीक, एक ACSR कंडक्टर लिया या फिर एल्यूमिनियम कंडक्टर मैंने कोई लिया। जैसे ये मान लीजिए हमारे पास में कोई एल्यूमिनियम एक कंडक्टर ले लिया या फिर ACSR कंडक्टर हमने ले लिया। अब ज़रा ध्यान से देखें आपके पास में हमेशा सिंगल फेज में 2 कंडक्टर होते हैं। क्यों? एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव, जिसको हम कहते हैं फॉरवर्ड और एक को कहते हैं रिटर्न कंडक्टर। ठीक, तो मेरे पास में मैंने 2 कंडक्टर ले लिया। आप सबके घर में वायरिंग होगी, 2 तार होंगे सबके। वो तार इसीलिए 2 बनाए जाते हैं ताकि आपके सर्किट को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रिकल में आपके पास में सर्किट होना चाहिए क्लोज, और क्लोज का मतलब होता है कि सर्किट के पास में वापस आनी चाहिए करंट जितनी गई है। तो इसको क्लोज सर्किट के रूप में बनाने के लिए हम लोग एक रिटर्न कंडक्टर लेते हैं, और हमने एक रिटर्न कंडक्टर ले लिया। ये मेरे पास में एक पॉजिटिव कंडक्टर कह लो इसको मैंने मान लिया कि ये मेरे पास में बेटा एक पॉजिटिव कंडक्टर है। क्या है? एक पॉजिटिव वायर है, और ये मेरे पास में नेगेटिव कंडक्टर है। ठीक, इसी को हम दूसरी भाषा में ये भी कह सकते हैं कि ये फॉरवर्ड कंडक्टर है, और इसको हम क्या बोल सकते हैं? रिटर्न कंडक्टर बोल सकते हैं, रिटर्न कंडक्टर। अगर हम चर्चा करें इन सब पर तो जरा ध्यान से समझिएगा। अब आपके पास में कोई भी तार है, वायर है, उस वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, उसकी लंबाई होती है। मैं इस वायर की लंबाई मान के चल रहा हूं कि मेरे पास में L है।
कितनी है, एल मीटर का कोई वायर है, या फिर एल किलोमीटर ले लो, ट्रांसमिशन लाइन किलोमीटर में, एल किलोमीटर का कोई वायर है। अब ये वायर जो है यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि इसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी है। मान लीजिए ये किसी मटेरियल का बना है, मान लीजिए ACSR का बना है, या फिर उसके मेनली तो हम लोग एल्यूमिनियम को कंसीडर करेंगे, ACSR तो एक फिनोमिना है, ठीक, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एक स्टील वायर, गैल्वेनाइज स्टील के वायर को ट्विस्टेड करके एल्यूमिनियम के वायर को लपेट देते हैं, ठीक। तो हम लोग यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि ये कंडक्टर हमने माना कि मेनली किसका है, एल्यूमिनियम का है। अब एल्यूमिनियम जो है आपके पास में धातु है, धातु की अपनी क्या होती है, प्रतिरोधकता यानी कि रेजिस्टिविटी भी होगी। अगर आपके पास में किसी कंडक्टर के पास में रेजिस्टिविटी रो मिल जाए, क्रॉस सेक्शन एरिया मिल जाए, उसकी लंबाई मिल जाए, अगर ये तीन एलिमेंट आपको किसी आपके पास में किसी चालक में मिल गए, तो आप जानते हैं कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला R बराबर रो L अपॉन A होता है। यानी कि आप क्या कह सकते हैं कि किसी भी आपके पास में दिए गए चालक में यदि हम आपसे कहें कि आपके पास में उसकी रेजिस्टिविटी रो और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है, और आपके पास में उस चालक तार की लंबाई कितनी है, L है, तो जाहिर सी बात है कि ये आपको क्या देगा बेटा, एक रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। यानी कि यहाँ से हमको पहला इसका कंपोनेंट मिल गया, एलिमेंट मिल गया ट्रांसमिशन लाइन का, कि इसमें 110% क्या होगा, रेजिस्टेंस तो होगा ही होगा। क्या होगा, रेजिस्टेंस तो होगा ही होगा। अब अगली बात समझो, अब यहाँ से रेजिस्टेंस आ गया, नेक्स्ट बात समझना, अब आपने पढ़ा होगा मैग्नेट, तो मैग्नेट में आपको एक बात बताई होगी, या फिर आपने बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में इसको पढ़ लिया होगा कि आपको कहा गया होगा यदि किसी कंडक्टर में, यहाँ पर इस कंडक्टर से जो जाने वाली धारा है मैं इसको मानता हूँ सेंडिंग एंड की करंट, ठीक, यानी कि जहाँ से हम लोग भेज रहे हैं वो है आपके पास में, यानी कि यहाँ पर ये ओपन नहीं है, इस तरफ आपके पास में कोई जनरेटिंग स्टेशन लगा होगा, और यहाँ पर आपके पास में कोई ना कोई सब स्टेशन होगा, या फिर आपके पास में उसको हम लोड बोलते हैं, कोई लोड लगा होगा, और यहाँ पर जो करंट आ रही है रिसीविंग एंड की करंट, और यहाँ से करंट वापस चली जा रही है, यहाँ पर आपको मिलेगी वापस में IS, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ कि आपके पास में आपने पढ़ा होगा बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में, मैग्नेट में आपको बताया गया होगा कि किसी भी करंट कैरिंग वायर में एक मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, इंड्यूस्ड होती है। एक मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। अब ये आपके पास में कंडक्टर भी है, करंट भी जा रही, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड भी बनेगी। मैग्नेटिक फील्ड बनेगी तो आपके पास में यहाँ पर 100% यदि मैग्नेटिक फील्ड बनी तो आपके पास में यहाँ कहीं ना कहीं फ्लक्स लिंकेज भी होगा, साई भी होगा। अगर फ्लक्स लिंकेज है तो 100% वहाँ पर आपके पास में आप कहते हैं फ्लक्स लिंकेज पर यूनिट करंट। फ्लक्स लिंकेज पर यूनिट करंट इज नोन एज इंडक्टेंस। यानी कि यदि फ्लक्स लिंकेज है और करंट आपकी फ्लो हो रही है तो इसका मतलब है कितनी फ्लक्स उसमें लिंकेज हो रहा है, 1 एम्पियर, यानी कि 1 यूनिट करंट में कितना फ्लक्स लिंकेज हो रहा है, आपको इंडक्टेंस बता देगा तुरंत कितना इंडक्टेंस है उसमें। यानी कि इस कंडक्टर में 100% एक और एलिमेंट मिला हमें अपने मैग्नेटिक एनालिसिस के आधार पर कि इसमें 100% एक क्या है, इंडक्टर भी है। क्या है, इंडक्टर भी है, कि यहाँ पर 100% क्या है, एक इंडक्टर भी है, यानी कि R मिल गया और L मिल गया। यानी कि ये तो साफ साफ नजर आ रहे हैं कि ट्रांसमिशन लाइन में एक R और एक L है। अब आपके पास में आपको बताया गया होगा कि जब दो प्लेटें, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, जब दो प्लेटें, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव दो प्लेट होती हैं और उनके बीच में यदि कोई चार्ज है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, अब आप मान के चलिए ये आपके पास में पॉजिटिव प्लेट इस कंडक्टर को, इसको मान लीजिए नेगेटिव प्लेट। अब बीच में यदि कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम आ गया, और डाइलेक्ट्रिक मीडियम आ गया तो वो आपका काम करने लगता है कैपेसिटर के जैसे। तो यहाँ पर आपके पास में एयर है, क्या है, हवा। एयर जो है खुद में एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम होती है। तो यहाँ पर आपके पास में दो प्लेटें भी मिल गई, एक पॉजिटिव प्लेट और एक नेगेटिव प्लेट, और इनमें आवेश होंगे क्योंकि करंट है, तो आप बिना आवेश के करंट तो होगी नहीं। तो आपके पास में करंट फ्लो हो रही है दोनों में, एक से जा रही है, एक से आ रही है। तो आपके पास में यहाँ पर एयर भी है और साथ में आपके एयर खुद कैसे काम कर रही है, डाइलेक्ट्रिक की तरह। तो 100% एक क्या बनेगा आपके पास में बेटा, कैपेसिटर भी बनेगा। तो तीसरा पैरामीटर आपको नजर आ रहा होगा जिसको हम कह रहे हैं कैपेसिटर। अब आ जाओ, अब चौथा पैरामीटर बहुत सारी किताबों में गायब रहता है, आपकी किताब में भी वो गायब है, ठीक। तो लेकिन अपन लोग इसको गायब नहीं करेंगे। अब होता क्या है कई बार कि एयर की अपनी एक डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है। आपकी खाना खाने की एक क्षमता है, आपकी कोई भी काम करने की एक क्षमता होती है हर व्यक्ति की। ऐसे ही इसमें आपके पास में जो एयर है इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है। इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो होती है 21.21 kb पर सेंटीमीटर होती है। ये RMS वैल्यू है,
क्या है, आरएमएस मान है इसका। यदि आपने इतने से ज़्यादा अगर वोल्टेज दिया, इतने से ज़्यादा अगर वोल्टेज फ्लो हुआ तो इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ब्रेक कर जाएगी, और ब्रेक करेगी तो यहाँ पर आपके पास में एक करंट फ्लो होने लगेगी, और करंट फ्लो होने के लिए एक पाथ बनेगा जिसको हम लोग बोलते हैं कंडक्टेंस। आपके पास में कंडक्टेंस हमेशा करंट फ्लो होने में सहायक होता है, ये जी, यानी कि जी आपको बताएगा डाइलेक्ट्रिक लॉस को, डाइलेक्ट्रिक लॉस को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि आपकी ट्रांसमिशन लाइन में ये चारों पैरामीटर पाए जाते हैं। अब कौन कौन से पैरामीटर किस ट्रांसमिशन लाइन में पाए जाएंगे, क्योंकि हमारे पास में 3 प्रकार की ट्रांसमिशन लाइन है, एक एक आपके पास में शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन है, एक मीडियम है, एक लॉन्ग है। अब कौन कौन सी में और किसने कितने प्रकार की होती है इनको हम लोग पढ़ लेते हैं। तो अगर हमारे पास में सिंगल फेज ट्रांसमिशन लाइन ऐसी दिख रही है तो 3 फेज ट्रांसमिशन लाइन कैसी दिखेगी जरा देखो। बिल्कुल इसी के बिहाफ पर हम लोग 3 फेज बना देते हैं, कोई समस्या नहीं है। देखो आप अपने उसमें बिल्कुल इत्मीनान से बनाना, यहां पर बड़ा सा एक जनरेटिंग स्टेशन बनाना, ठीक, और यहां से एक वायर, 2 वायर और ये 3 वायर, ठीक, ये निकालना, कुछ भी मत करना। यहां पर देखो पहले सबसे पहले सीरीज में एक आर और एक एल। अच्छा 2-3 बातें और मैं बता देता हूं, यहां पर इनको हम लोग बोलते हैं सीरीज पैरामीटर, क्योंकि ये सीरीज में लगे हैं इसलिए इनको बोलते हैं सीरीज पैरामीटर, और ये दोनों पैरामीटर लगे हैं शंट में इसलिए इनको बोलते हैं शंट पैरामीटर, ठीक है। इस पर मैं इसलिए नहीं लिखवा रहा हूं क्योंकि प्रीवियस लेक्चर्स में मैं इसको बता चुका हूं, मैंने लिखवाया है, आप वहां से जाके देख लीजिए अगर थ्योरी देखनी है। बाकी आप इतने होशियार हैं क्योंकि आप इंजीनियरिंग से डिप्लोमा कर रहे हैं, तो जो मैंने बोला उसकी थ्योरी बना के आप फटाफट लिख देंगे। अब देखो आपके पास में सीरीज पैरामीटर एक आर था और एक एल था, बिल्कुल चलते रहो इसमें, ठीक है, एक आर था और एक एल था, मैंने लगा दिया थोड़े, क्योंकि ये ट्रांसमिशन लाइन कई किलोमीटर की होती है तो आप कई किलोमीटर तक चलते रहो और ये पैरामीटर्स को बनाते रहो ऐसे करके, मतलब इतना बड़ा ना मत बना देना कि कापी आपकी बाहर निकल जाए कापी के, ठीक है। इसको यहां उतार दो। अब ऐसे ही सेम इसमें भी बना दो। हम केवल और केवल एनालिसिस, सिंगल फेज ट्रांसमिशन लाइन की एनालिसिस के हिसाब से पूरी कहानी बना रहे हैं, ठीक है। बहुत ऐसा नहीं है कि एकदम परफेक्ट है, इसमें कुछ एरर भी होते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि एकदम परफेक्ट है, कुछ एरर भी होते हैं, लेकिन लगभग हमें चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं जो हमें चाहिए है। तो यहाँ पर आपके पास में बेटा एक गोला बना देना और उस पर लिखेंगे लोड। अब आपने कहा कि सर आपने ये तो बना दिए, अब मैं यहाँ पर 2 पैरामीटर और बना देता हूँ। सबसे पहले यहाँ बनाओ एक कैपेसिटर, ठीक है, और यहाँ बना दो एक साथ में ये, ठीक है, इन दोनों के बीच में बना दो एक कैपेसिटर और एक ये, ठीक, यहां बना दो एक कैपेसिटर, फटाफट बनाते चलो, पेपर में बिल्कुल ऐसे ही बना के आओगे, नंबर मिलेंगे आपको, बस ऐसे बना दो और इन पैरामीटर्स के नाम लिख दो। देखो ये है आर एल, ठीक, सी जी आर एल सी जी, ओहो आर एल, ठीक, आर एल सी आर एल, ये सी जी, ये बन गए आपके पास में 3 फेज ट्रांसमिशन लाइन। आपके पास में यहाँ लोड भर लिख देना। लो भैया आपके पास में परफॉर्मेंस के आधार पर आपने पैरामीटर बना लिए, इस तरीके की आपको वो नज़र आती होगी ट्रांसमिशन लाइन। कुछ ये कई किलोमीटर की होती है इसलिए मैं इसके आगे लिख देता हूँ एल किलोमीटर, एल किलोमीटर। ट्रांसमिशन लाइन हमेशा किलोमीटर में लिखना, मीटर में मत लिखना। चलिए ये आ गई आपके पास में ट्रांसमिशन लाइन बनकर तैयार हो गई। अब यहाँ पर आपके पास में ट्रांसमिशन लाइन को 3 कैटेगरी में, लंबाई के आधार पर, वोल्टेज के आधार पर और उसकी इलेक्ट्रिकल लेंथ के आधार पर 3 कैटेगरी में बांटा गया है। अभी हमने प्रीवियस लेक्चर में मैंने बात की है इसकी, ठीक। अब वो आपकी कौन कौन सी हैं, एक तो मीडियम है, के आधार पर अब हम लोग आगे ट्रांसमिशन लाइंस को और पढ़ते हैं, ठीक है। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन और आपके पास में मीडियम और सारी ट्रांसमिशन लाइन को। तो हेडिंग डालो जरा सा, आपके पास में कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का, ठीक है। तो लिखो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। देखो यहां पर अब हम लोग बहुत ज़्यादा थ्योरी नहीं लिखेंगे,
हम क्योंकि पीछे मैं आपको लिखवा चुका हूँ ट्रांसमिशन लाइन की थ्योरी। अब शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का मतलब क्या है कि लंबाई जो है इसकी फिजिकल लेंथ जो होती है, भौतिक लंबाई इसकी 80 किलोमीटर से कम होनी चाहिए। और वोल्टेज का जो लेवल होता है वो वोल्टेज का लेवल आपके पास में बेटा 0 kV से लेके 20 kV तक ही आपके पास में वोल्टेज लेवल होता है आपके पास में शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का। हमेशा शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का अगर कोई आपसे कहे कि एक ट्रांसमिशन लाइन में अगर वो आपको डाटा दे कि आपके पास में कोई ट्रांसमिशन लाइन 50 किलोमीटर और 30 kV की है, तो आप इसको किस में रखेंगे? या फिर अगर कोई आपसे कहे कि कोई ट्रांसमिशन लाइन 70 kV की है, 70 किलोमीटर और ये 100 kV की है, तो आप इसको किस में रखेंगे? तो हमेशा याद रखिएगा कि ट्रांसमिशन लाइन को चुनने के लिए पहला पैरामीटर लेंथ होती है। हम प्रेफरेंस लेंथ को देते हैं हमेशा। फिर दूसरी बार हम लोग प्रेफरेंस देते हैं किसको? वोल्टेज को। पहले हम प्रेफरेंस देंगे लेंथ को। हमेशा याद रखिएगा, अगर आपके पास में अगर आपने वोल्टेज को प्रेफरेंस दिया तो समझ लो वो उत्तर आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर हमेशा याद रखिएगा इस बात को कि अगर हम ट्रांसमिशन लाइन की कैटेगरी चुन रहे हैं, तो कैटेगरी अगर हम चुन रहे हैं ट्रांसमिशन लाइन की, तो पहला प्रेफरेंस आपको लेंथ को देना होगा, फिर दूसरा प्रेफरेंस हम वोल्टेज को देते हैं। तो यहाँ पर ट्रांसमिशन लाइन में मैं आपको शॉर्ट्स में लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि वे ट्रांसमिशन लाइन जिनकी लंबाई 80 किलोमीटर से कम होती है, ठीक, और जिनका वोल्टेज लेवल जो होता है वो आपके पास में जो वोल्टेज लेवल होता है वो ग्रेटर देन 0 kV अंडरस्टूड होता है, कई बार V बराबर 20 kV भी लिखा होता है, और आपके पास में लेस देन 20 kV है, तो आप कह सकते हैं कि ये ट्रांसमिशन लाइन कैसी है? शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन है। कैसी है? शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन है। ये तो हो गया मामला। अब शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में कौन कौन से पैरामीटर आएंगे और कौन कौन से नहीं आएंगे? सबसे पहले हम लोग जो मॉडल बनाएंगे वो मॉडल आपका डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा, वो मॉडल होता आपके पास में, हम उसको बोलते हैं कंसंट्रेटेड या फिर लम्ड मॉडल होता है हमेशा। अब कंसंट्रेटेड और लम्ड मॉडल क्या होता है इसको समझ लो। जैसे मान लीजिए हमने आपको चने दिए, ठीक, मैंने आपको बहुत सारे चने दिए आपकी मुट्ठी भर के, हम जिनको काउंट नहीं किए, और मैंने आपको दिए बहुत सारे चने, और मैंने आपसे कहा कि इसको मुट्ठी में जो चने हैं इनको कस के फेंक दो। आपने फेंक दिया, फिर मैं आपसे कहूँ कि इनको काउंट करो, तो काउंट करना आपके लिए पॉसिबल है? नहीं है। और मैं आपसे कहूँ कि जो मुट्ठी में चने हैं आपके पास में उनको काउंट करो, तो आप उनको काउंट कर लोगे। तो हमारे पास में ट्रांसमिशन लाइन जो पैरामीटर होते हैं वो सब डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन कई किलोमीटर तक चलती है, वितरित पैरामीटर हम उनको बोलते हैं, और हमें एनालिसिस करनी होती है। और एनालिसिस हम डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर की नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर की करेंगे तो एरर आ जाएगी। अब 10 किलोमीटर की ट्रांसमिशन लाइन है, तुम रेजिस्टेंस काउंट करते चले जाओ, नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, एक जगह चीज़ों को कंसंट्रेट कर लेते हैं, एक जगह रख लेते हैं, फिर हम उनकी एनालिसिस कर लेते हैं, और इक्विवेलेंट मॉडल होते हैं ये, लगभग एग्जैक्ट एनालिसिस नहीं हो पाती है किसी भी ट्रांसमिशन लाइन में। हमारी जितनी भी एनालिसिस होती है वो केवल और केवल कैसी, आपके पास में लगभग होती है। तो यहाँ पर एनालिसिस पर्पज से चाहे शॉर्ट हो, चाहे मीडियम हो, चाहे लॉन्ग हो ट्रांसमिशन लाइन, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में तो हमारे सब के सब क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर होते हैं हमारे पास में। दोनों ट्रांसमिशन लाइन में हम लोग केवल कैसे कंसंट्रेटेड या फिर हम लोग क्या लम्ड मॉडल्स को क्या करते हैं, यूज करते हैं। यदि हम इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड यूज कर लेंगे तो जो भी एनालिसिस आएगी वो गलत आएगी। और हम हमेशा एक फेज की एनालिसिस करते हैं, क्योंकि आगे आपने जब आपने स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन पढ़ा होगा तो वहां पर आपने पढ़ा होगा बैलेंस, ठीक है, 3 फेज बैलेंस। तो 3 फेज बैलेंस का मतलब ही यही होता है कि अगर आपके पास में बैलेंस ट्रांसमिशन लाइन है तो आपके पास में जो एक फेज की इंफॉर्मेशन होती है वो बचे हुए सभी फेजों में वही इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिली। इंफॉर्मेशन का मतलब ये नहीं कि हलो कैसे हो, इंफॉर्मेशन का मतलब होता है कि जो वोल्टेज, करंट, इम्पीडेंस वो आपका कैसा होगा, एक समान देखने को मिलेगा। अगर आपके पास में 20 वोल्ट इसमें है तो 20 वोल्ट नीचे वाली में, ऊपर वाली में, तीनों फेजों में 20-20 वोल्ट आपको देखने को मिलेगा। अगर आपने एक की एनालिसिस कर ली तो यहाँ पर हम सिंगल फेज की ही एनालिसिस करेंगे। मॉडल कंसंट्रेटेड होगा, यानी कि लम्ड मॉडल होगा, एक जगह सारे पैरामीटर आपको रखे मिलेंगे ताकि हम अच्छे से एनालिसिस कर लें। तो लिखो लिखो इसमें, ये तो आप लिख ही दोगे इसकी थ्योरी। तो लिखो एनालिसिस पर्पस से हम ट्रांसमिशन लाइन का मॉडल, ट्रांसमिशन लाइन में कंसंट्रेटेड मॉडल या
या लम्प्ड मॉडल का प्रयोग करते हैं। अब देखो इतनी सी बात आपने लिख दी ना, अब जरा असल बनाओ। हमेशा याद रखिएगा शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में आपके पास में केवल 2 पैरामीटर होते हैं, वो भी आपके पास में सीरीज पैरामीटर। तो यहाँ लिखो ट्रांसमिशन लाइन में केवल सीरीज पैरामीटर पाए जाते हैं। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में केवल सीरीज पैरामीटर पाए जाते हैं, केवल सीरीज पैरामीटर होते हैं। आपके पास में शंट पैरामीटर नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास में बेटा इतनी ज़्यादा इसमें क्या बोलते हैं, इतना ज़्यादा वोल्टेज हम लोग नहीं लेके चलते हैं कि इसमें आपके पास में कैपेसिटेंस बन सके और साथ ही साथ इसमें आपकी करंट फ्लो हो सके। तो आपके पास में शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में केवल 2 ही पैरामीटर होते हैं, वो होता है आर और एल। ठीक, आर और एल। ठीक, आर और एल ये 2 पैरामीटर पाए जाते हैं। ये सेंडिंग एंड की करंट है, ये सेंडिंग एंड का वोल्टेज है, ये आपके पास में रिसीविंग एंड का वोल्टेज है और रिसीविंग एंड की करंट है। ठीक, केवल 2 ही पैरामीटर पाए जाते हैं। आपके पास में इसमें शंट ब्रांच नहीं होती है। मैं थ्योरी बोल देता हूं, आपको इसमें लिख लेना है कि शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में केवल सीरीज पैरामीटर आर और एल पाए जाते हैं, शंट पैरामीटर मौजूद नहीं होते हैं। क्योंकि शंट ब्रांच में इतना अधिक वोल्टेज नहीं होता है कि कैपेसिटेंस बने। ठीक है, इतना अधिक वोल्टेज नहीं होता कि कैपेसिटेंस बने। अब आपने पैरामीटर तो पढ़ लिए सॉरी, आपने इसमें आर एल कौन कौन से पैरामीटर ये तो पढ़ लिया। अगर हम बात करें कि इसके पैरामीटर्स की, तो कुछ नहीं करना। देखो अब मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं आपको पढ़ाऊंगा इसमें ना, आप कहें कि ये पढ़ा दो सर वो पढ़ा दो, तो केवल और केवल हम लोग इसमें ABCD पैरामीटर मैं इसके बता देता हूं कौन कौन से ABCD पैरामीटर बाकी मैंने निकलवाए हैं। तो इसके ABCD पैरामीटर लिख लो, ABCD पैरामीटर। बाकी आपने डिटेल में इसको मैंने बहुत पढ़ाया है इसमें। ठीक है, मैंने सबसे ज़्यादा इसी सब्जेक्ट को पढ़ाया ही है। ठीक है, तो आपके पास में इसके ABCD पैरामीटर आप लिख देंगे, ABCD पैरामीटर आप इसके लिख देंगे। ए बराबर कितना होता है, ये सब सॉल्व करने से आता है। आप देखेंगे वीडियो, आपको वहाँ सब कुछ मिल जाएगा। आपके पास में 1Z01। ठीक है, यहाँ पर ए बराबर डी होता है, यानी कि ये सिमेट्रिकल लाइन है। जब भी आपके पास में ए पैरामीटर डी पैरामीटर के बराबर होता है, डेट इज नोन एज सिमेट्रिकल लाइन। क्या होता है? सिमेट्रिकल लाइन। अब हम लोग सीधा स्विच करेंगे आपकी मीडियम ट्रांसमिशन लाइन पर ना। तो जो विद्यार्थी सेशन में नए बनते जा रहे हैं, वो विद्यार्थी सेशन को ज़रूर शेयर करते रहें, ताकि सेशन में चीज़ों को एंजॉय करते रहें। देखो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में जाने से पहले आपका एक टॉपिक और आया था मेरे पास में ना, उस टॉपिक को मैं यहीं कंप्लीट करा देता हूँ, ताकि पीछे हमको चीज़ों को कंप्लीट ना करना पड़े ना। देखिए एक टॉपिक आया था वेक्टर डायग्राम ऑफ डिफरेंट पावर फैक्टर, जो टॉपिक नंबर आपका है 2.2 में ही है, डिफरेंट पावर फैक्टर। तो मैं ही इसको समझा देता हूँ आपको। ठीक है, इसके लिए हमें पूरी ट्रांसमिशन लाइन पढ़नी पड़ेगी, तभी हम इसको समझ पाएंगे ना। तो क्या करें, पूरी ट्रांसमिशन लाइन पहले पढ़ा दूँ मैं। है ना, तभी फिर डिफरेंट टाइप के पावर फैक्टर्स पर आप स्विच कर पाएंगे। चलिए इसी ट्रांसमिशन लाइन को मैं कंटिन्यू करता हूँ। इसको यहाँ से हटा दो। अब मैं आपके पास में पैरामीटर निकालता हूँ इसके सारे ना। जैसे आपके पास में ये आ गई शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, इसी में हम लोग आगे बढ़ेंगे। और सबसे पहले अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके पास में आप इसमें KCL लगाओ, तो सेंडिंग एंड की करंट जो है
आपको रिसीविंग एंड की करंट के बराबर नज़र आ रही होगी। तो पहली इक्वेशन तो हमारी यहाँ से क्या आएगी कि सेंडिंग एंड की करंट जो है वो बराबर है रिसीविंग एंड के। किसके? रिसीविंग एंड की। पहली इक्वेशन तो हमारे पास में आ गई कि सेंडिंग एंड की करंट जो है बराबर है रिसीविंग एंड की करंट के। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक बात है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेंडिंग एंड की करंट जो है वो बराबर है आपके रिसीविंग एंड की करंट के। अच्छा सर, अब मुझे एक बात बताओ, इस ट्रांसमिशन लाइन में जरा ध्यान से देखो, ये प्लस ये माइनस, ठीक है, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ठीक बात है। अब इसमें लगाओ केबीएल। जब आप इसमें केबीएल लगाओगे बेटा, तो केबीएल जब आप इसमें लगाओगे तो करंट आपकी जा रही है सेंडिंग एंड से रिसीविंग एंड की तरफ। आपके पास में अगर आप इसमें केबीएल लगाओगे तो केबीएल क्या लगेगा, जरा ध्यान से समझना। आपको पहला साइन लेना है, ये प्लस ये माइनस, जहाँ से करंट एंटर करती है वो प्लस, जहाँ पर लीव करती है वो माइनस। तो जरा लेना, तो मैंने पहला साइन लिया इसका माइनस भी एस आया, प्लस पहला साइन लिया इसका क्या आएगा, आप चाहे आई आर ले लो चाहे आई एस ले लो, दोनों आपस में बराबर हैं। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर जो मैंने आई एस बराबर आई आर लिखा है, मैं उस करंट को करंट आई के बराबर मान लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्या आ जाएगा आपके पास में, आई आर लिख देता हूँ, प्लस आपके पास में क्या आएगा जे एक्स एल इंटू आई, ठीक है, प्लस क्या आ जाएगा वी आर बराबर 0। यानी कि सेंडिंग एंड के वोल्टेज के बराबर आपके पास में क्या आया, आई आर प्लस जे एक्स एल आई प्लस वी आर आ गया। ये तो आ गया, इसको मान लो समीकरण नंबर 2। अब ये दोनों समीकरण जरा लेके आओ इधर पर। आपके पास में सेंडिंग एंड वोल्टेज बराबर आपके पास में क्या आया, रिसीविंग एंड का वोल्टेज, प्लस आई कॉमन ले लोगे उसमें से, तो क्या बनेगा जे एक्स एल प्लस आपके पास में क्या आ जाएगा बेटा आर। और आप जानते हैं आर प्लस जे एक्स एल को हम लोग लिखते हैं जेड के बराबर, वी एस बराबर हम वी आर प्लस आई इंटू जेड भी इसको लिख सकते हैं, ठीक। इसको मान लो समीकरण नंबर 2। अब आपके पास में समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 आ गए, दोनों आ गए। अब कुछ नहीं, बस मेरे साथ में एक चीज़ को समझना, ट्रांसमिशन लाइन में आपके पास में 2 पोर्ट होते हैं, एक सेंडिंग एंड का पोर्ट और एक होता है रिसीविंग एंड का पोर्ट, ठीक। तो यहाँ पर मैं 2 पोर्ट नेटवर्क से इसका कंपेयर कराता हूँ, आपको कुछ भी नहीं करना। 2 पोर्ट नेटवर्क आपका ऐसा होता है, ठीक। ये है आपके पास में 2 पोर्ट, मैं ट्रांसमिशन लाइन को 2 पोर्ट नेटवर्क से कंपेयर करा रहा हूँ। यहाँ से आपके पास में सेंडिंग एंड की करंट गई थी, हमने सेंडिंग एंड बना दिया, प्लस माइनस यहाँ पर रिसीविंग एंड की सेंडिंग एंड का वोल्टेज था, यहाँ से रिसीविंग एंड की करंट आई थी, कौन सी, आई आर। और यहाँ पर आपके पास में बेटा क्या है, वी आर, प्लस माइनस वी आर। आपके पास में ए बी ए सी और ए डी, ये आपके पास में ए बी सी डी पैरामीटर आ गए। अब दरअसल अगर मैं आपसे कहूँ कि इसके ई बी सी डी पैरामीटर निकालेंगे, जब आप 2 पोर्ट इक्वेशन लिखोगे तो 2 पोर्ट इक्वेशन आपकी सेंडिंग एंड और रिसीविंग एंड के फॉर्म में लिखते हैं हम। आई एस बराबर आप लिखोगे ए प्लस वी आर, क्या लिखोगे, ए इंटू वी आर प्लस बी इंटू आई आर, ठीक है। अब आपके पास में आएगा वी आर बराबर आएगा सी इंटू वी आर प्लस डी इंटू आई आर। ये मामला आपका है, ये मामला आपका है। आपके पास में इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर मैंने इसको बना दिया 4, क्या बना दिया 4। अब दरअसल इक्वेशन नंबर 1 का इक्वेशन नंबर 3 से और इक्वेशन नंबर 2 का इक्वेशन नंबर 4 से तुलना कर लो। जब आप इक्वेशन नंबर 1 से तुलना करते हो किसकी, इक्वेशन नंबर 1 की तुलना करते हो किससे बेटा, तुलना करते हो किससे, इक्वेशन नंबर 3 से, इक्वेशन नंबर 3 से। तो आप जब तुलना करोगे तो आपके पास में क्या आएगा, ए बराबर आप क्या लिख सकते हो, 0, ए बराबर 0 आएगा, क्योंकि आपके पास में ए बराबर तो यहाँ कुछ भी नहीं है। ए बराबर क्या आएगा आपके पास में, ए बराबर 0 आ रहा। अपन लोगों ने मामला गड़बड़ाया है। आपके पास में वी आर बराबर आएगा ए वी आर प्लस डी बराबर, तभी तो जेड आएगा। सी बराबर आपके पास में मामला अपना गड़बड़ाया है, इक्वेशंस का मामला अपना क्या है, थोड़ा सा ऊंचा नीचा हो गया। तो वी एस बराबर आपको क्या लिखना है, देखो यहाँ पर गड़बड़ा है ना, दरअसल ऐसे लिखो, 2 पोर्ट इक्वेशन हमारी गड़बड़ा गई हैं। दरअसल सेंडिंग एंड के वोल्टेज के सामने आप लिखो ए वी आर प्लस बी आई आर, ठीक है।
और IS बराबर लिखो C VR प्लस DIR, इतनी बात लिख लो बस। अब सही है, अब इक्वेशन आपकी एकदम परफेक्ट है। ठीक, अब करा दो तुलना। अब इस इक्वेशन को मान लो आप कौन सी 3 नंबर और इसको मान लो 4 नंबर। ठीक है, अब जरा सा तुलना कराओ। तो आपके पास में इक्वेशन नंबर 2 की तुलना करानी पड़ेगी 3 से। ठीक, 2 की तुलना कराओ 3 से। तो ए बराबर दरअसल आपके पास में VS बराबर क्या है, VR प्लस IZ है ना, IZ है, क्या है, IZ है। तो फिर हमारे पास में Z कैसे आएगा, मामला फिर भी मामला गड़बड़ा रहा है। कहाँ दिक्कत आ रही है इक्वेशन में। VS बराबर हमने लिखा VR प्लस VS बराबर हमने लिखा AVR प्लस BIR, ठीक बात है। IS बराबर C प्लस DIR, ठीक है। हमने तुलना कराया तो B बराबर आपका Z आ गया, ठीक बात है, ठीक ठीक सही लिखा है। तो IZ हो गया ये, और ये आपके पास में क्या है, VS बराबर क्या आ गया, AVR प्लस BIR। जल्दबाजी में ये छोटी मोटी गलतियाँ क्या हो जाती हैं, होती रहती हैं, कन्फ्यूजन वाली। चलिए फिलहाल ए बराबर कितना आएगा 1, इसके बगल में कितना है 1, आई के बगल में क्या है IR मान लो, आप चाहो तो IR मान लो, क्योंकि ये तीनों आपस में बराबर हैं। देखो यहाँ पर मैंने सबको IS बराबर IR बराबर I लिखा है। तो आपके पास में कितना आ गया, ए बराबर 1 आ गया बेटा, ए बराबर कितना आ गया 1 और B बराबर आ गया Z, ठीक बात है। अब ऐसे ही इक्वेशन नंबर किसकी बेटा, एक की तुलना कर दो किससे, आप तुलना कर दो किससे, इक्वेशन नंबर किससे 4 से। 4 से तुलना करोगे तो आपके पास में C बराबर तो आएगा 0 और D बराबर क्या आ जाएगा 1। IR की जगह कितना है आपके पास में, D बराबर 1। तो आपके ABCD पैरामीटर जो ABCD पैरामीटर जो निकल रहे थे वो निकले आपके कितने बेटा, आपका आ गया एक पैरामीटर कितना, एक पैरामीटर बच्चा आपका आ गया A बराबर 1, B बराबर Z, C बराबर 0 और D बराबर 1। तो बेटा आपके पास में यहाँ पर अगर मैं आपसे कहूँ कि A बराबर D के है, A बराबर किसके है, D के है, A बराबर किसके है, D के, तो इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल लाइन। सिमेट्रिकल लाइन क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल लाइन। C का मान 0 है, इसका मतलब इसमें कैपेसिटेंस तो है नहीं, तो चार्जिंग करंट भी नहीं होगी। चार्जिंग करंट इज इक्वल टू किसके होगी, IC बराबर 0 के। इतनी बात तो आपको कंफर्म क्या हो जानी चाहिए। अब आ जाओ दरअसल मामला आगे की तरफ बढ़ेगा। मामला जब आगे की तरफ बढ़ेगा तो जरा ध्यान से समझो। अब आपके पास में वो हेडिंग को हम लोग समझते हैं, डिफरेंट पावर फैक्टर पर आपसे फेजर के बारे में पूछा गया है, तो वो हेडिंग को हम लोग अब कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। डिफरेंट पावर फैक्टर पर फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि यदि बेटा सिलेबस जितना भी मैं कंप्लीट अभी करा दूं, फिर उसके बाद में 13 तारीख को मैं घर पहुंच जाऊंगा। तो घर पहुंचने के बाद में पूरा प्रयास करूंगा कि स्टूडियो कहीं व्यवस्था हो जाए और मैं वहां से आपको पढ़ा दूंगा। पूरा प्रयास करूंगा, अपनी तरफ से पूरा 100% दूंगा, ठीक है। मैं पूरा प्रयास करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आ जाइए, चलिए हमारे पास में बेटा फेजर डायग्राम के लिए 2 पावर फैक्टर हमारे पास में मेनली होते हैं। एक पावर फैक्टर आपके पास में, अगर हम पावर फैक्टर की बात करें तो पावर फैक्टर 2 होते हैं आपके पास में। कौन सा, एक लैगिंग और एक होता है आपके पास में लीडिंग। अगर हम लैगिंग पावर फैक्टर की बात करें तो इसको बोलते हैं इंडक्टिव, और अगर हम लीडिंग की बात करें तो लीडिंग पावर फैक्टर होता है कैपेसिटिव पावर फैक्टर, ठीक। इंडक्टिव और आपके पास में कैपेसिटिव, ये 2 पावर फैक्टर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक। ये 2 पावर फैक्टर आपको देखने को मिलेंगे। अब इन दोनों पावर फैक्टर पर ही फेजर डायग्राम खींचना है। तो आ जाओ दरअसल आपके पास में सबसे पहले हम लोग लेते हैं इंडक्टिव लोड। क्या लेते हैं, इंडक्टिव लोड, ठीक है। एट लैगिंग पावर फैक्टर, यहाँ लिखो एट लैगिंग पावर फैक्टर, लैगिंग पावर फैक्टर, यानी कि लैगिंग पावर फैक्टर पर आपका मामला क्या होगा। लैगिंग पावर फैक्टर की अगर मैं चर्चा करूं तो लैगिंग पावर फैक्टर पर मामला ये है मामला ये है कि सबसे पहले सेंडिंग एंड की वोल्टेज बराबर रिसीविंग एंड का वोल्टेज प्लस
आई ऑफ आई आर ले लो, आई एस ले लो, जो मर्जी वो ले लो, ठीक है, आर प्लस जे एक्स एल इंटू आई, ठीक, यही था, यही आया था हमारे पास में। अब आपसे कहा कि लैगिंग पावर फैक्टर, लैगिंग पावर फैक्टर का मतलब होता है इंडक्टिव। और जब आपने सर्किट थ्योरी मैंने आपको पढ़ाई थी तो मैंने आपको बताया था कि आपके पास में बेटा लैगिंग का मतलब होता है कि वोल्टेज जो है करंट से, आपके पास में वोल्टेज से करंट जो है आपके पास में 90 डिग्री क्या करे, लैग करे, यानी कि 90 डिग्री पीछे बनाना, ठीक। अब हमारे पास में चूंकि लोड जो होते हैं वो आइडियल, पावर फैक्टर हमेशा लोड के होते हैं, चूंकि कोई भी लोड है वो हमारे पास में आइडियल नहीं होता है, तो 90 तो नहीं जाएगा, हमें एक रेफरेंस लेना पड़ेगा। मैंने रेफरेंस लिया आपके पास में किसको, किसी एक वोल्टेज को आपको रेफरेंस लेना होगा, और मैंने वो रेफरेंस लिया बेटा आपके पास में रिसीविंग एंड के वोल्टेज को, मैंने रिसीविंग एंड के वोल्टेज को रेफरेंस लिया VR। अब आपके पास में लोड कैसा था, लैगिंग, तो मुझे करंट को क्या कराना होगा, लैग, कितनी डिग्री। अब डिग्री तो गए, डिग्री तो तब करेंगे जब आपके पास में दिया गया होगा कुछ एक पावर फैक्टर पर, हमने माना कि करंट क्या कर रही होगी, लैग कर रही होगी, कितनी, 5 डिग्री। क्योंकि आइडियल होता तो मैं 90 करा देता, लेकिन आइडियल नहीं है तो मैंने इसको किसी एक डिग्री पर क्या करा दिया, लैग करा दिया। अच्छा सर, लैग होगी। अब आगे बढ़ो, आपके पास में अगर मैं आपसे कहूं कि अगला वोल्टेज आपके पास में VR हो गया, अगला वोल्टेज है आपके पास में IR, क्या है, IR। IR का मतलब क्या होता है समझो, किसी भी रेजिस्टेंस में, जैसे ये रेजिस्टेंस है, इसमें करंट जा रही है I और इसमें ये है रेजिस्टेंस R, इसके एक्रॉस जब ड्रॉप निकालोगे, वोल्टेज निकालोगे तो क्या लिखते हो, IR। ये किसके बराबर होता है, रेजिस्टेंस के एक्रॉस वोल्टेज के बराबर होता है, VR के बराबर। अब मुझे एक बात बताओ, रेजिस्टेंस ये कहता है कि जिस फेज में वोल्टेज होता है उसी फेज में हम करंट को भी बनाते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, जहां करंट होगी वहां पर वोल्टेज भी होगा, तो करंट तो आपकी ये रही, तो इसी फेज में आपको क्या नजर आएगा, इसी फेज में आपको I इंटू आर भी नजर आएगा, क्योंकि VR आपका क्या है, वोल्टेज है। I इंटू आर बराबर क्या होगा, VR, क्योंकि V बराबर आप क्या लिखते हो, IR ही तो लिखते हो, तो आपके पास में चाहे मैं IR लिखूं या फिर VR लिखूं, बात बराबर है। अब आपने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में कि यदि एक सीधी लाइन है, अगर आप उसको कितना भी काट लो तो यहां पर बने कोण सभी बराबर होते हैं, तो यहां पर इस कंसेप्ट को लेते हुए हम चल रहे हैं। अगर मैं यहां से खींचूंगा बेटा कोण को तो थोड़ा सा गड़बड़ाएगा, मतलब टफ हो जाता है मामला, तो मैंने यहां पर एक पैरेलल लाइन खींची, तो जितनी चीजें यहां हैं वहां आप यहां भी बना सकते हैं, क्योंकि इनके बीच में भी बना एंगल आपका फाई होगा, तो I यहां पर होगा और यहीं पर आपको नजर आएगा क्या, I इंटू आर भी यहीं पर नजर आएगा। अब अगला है आपके पास में JXL, क्या है, JXL का मतलब है लगा हुआ है इंडक्टर। अब इंडक्टर क्या कहता है बेटा कि इंडक्टर के एक्रॉस अगर आप वोल्टेज निकालोगे तो वो आएगा JXL, ये इंडक्टर, इसमें कोई करंट जा रही तो इसके एक्रॉस जो वोल्टेज आएगा वो VL बराबर हम लोग लिखते हैं I इंटू JXL, यानी कि आपके पास में। और इंडक्टर क्या कहता है कि मैं वोल्टेज को करंट से 90 डिग्री क्या कराऊंगा, लीड कराऊंगा, तो वोल्टेज ऊपर करंट नीचे, तो करंट तो आपकी यहाँ है तो वोल्टेज कहाँ बनेगा, ऊपर, तो आप वोल्टेज को यहां बना दो, 90 डिग्री बनाओ दरअसल, तो आपके पास में ये क्या होगा, JXL आपको नजर आएगा, JXL इंटू I आपको यहां नजर आएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि VR, IR और JXL को मैं तीनों को जोड़ दूं तो आपके पास में इन तीनों को जब आप जोड़ोगे तो VS मिलेगा। मैंने इन तीनों को जोड़ो, आप देखो दरअसल IR I इंटू JXL, IR देखो आपके पास में, देखो VR, IR और JXL, इन तीनों को जोड़ दो दरअसल, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर एक क्या मिलेगा, VS मिलेगा। और आपके पास में इन दोनों में VR और VS के बीच का एंगल क्या कहलाता है, डेल पावर एंगल आपके पास में डेल कहलाता है। चलो ये मामला सेट हो गया, ठीक, ये बन गया आपके पास में लैगिंग लोड पर पावर फैक्टर। अगर मैं आपसे कहूं कि यहां पर मुझे बताइए कि सेंडिंग एंड का वोल्टेज ज़्यादा है या रिसीविंग एंड का, तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि फेजर किसका बड़ा है, लेंथ किसकी ज़्यादा है, सेंडिंग एंड की, तो सेंडिंग एंड का वोल्टेज रिसीविंग एंड के वोल्टेज से ज़्यादा होता है। और यहीं पर एक कंसेप्ट और बता देंगे वोल्टेज रेगुलेशन का, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। जरा आगे आ जाओ। नेक्स्ट, एट लीडिंग लोड, एट लीडिंग लोड का मतलब होता है बेटा कैपेसिटिव लोड। कैपेसिटिव लोड का मतलब क्या होता है, यदि मैं आपसे कहूं कि कैपेसिटर ये कहता है कि मैं वोल्टेज को करंट से 90 डिग्री क्या कराऊंगा, लैग कराऊंगा, करंट को लीड कराएगा। यानी कि अगर आपके पास में शुद्ध कैपेसिटर लोड है तो करंट 90 डिग्री क्या करती है, लीड करती है। अब आपके पास में इक्वेशन दे रखी है, हम फटाफट क्या करेंगे, VR को मैंने रेफरेंस लिया, ये आ गया आपके पास में VR, मैं करंट को क्या कराऊंगा, लीड कराऊंगा, मैंने करंट को लीड कराई I, ठीक बात है।
अब आपके पास में I इंटू आर कहाँ बनेगा, जहाँ करंट होगी वहीं I इंटू आर बनेगा, तो यहाँ पर I इंटू आर भी बना दिया। अब एक लाइन पर यहाँ भी खींच दो तब भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके पास में I और यहाँ पर मैं I इंटू आर दोनों बना दूं तब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब यहाँ से 90 डिग्री पर आप गैप करोगे तो यहाँ पर 90 डिग्री लगाओगे तो 90 डिग्री आपको कुछ ऐसे नजर आएगा यहाँ पर, जिसको हम कहते हैं क्या बेटा, जिसको हम कहते हैं आई जे एक्सएल इंटू आई कहते हैं। अब जरा सर इन दोनों को जब आप मिलाओगे, थोड़ा सा हल्का सा इस कंपोनेंट को आप ऐसे बनाना ताकि मैं वहाँ पर आपके पास में आई और ये आई आर ना, ताकि आपको ये दिखे ये फाई। अब इन दोनों को आप मिलाओगे तो आपके पास में ये बनेगा वी एस, बन गया। और सेंडिंग एंड के वोल्टेज और रिसीविंग एंड के बीच में बना एंगल आपके पास में क्या कहलाता है, डील। अब आपके पास में यहाँ पर जरा ध्यान से समझो, या तो आपके पास में मैक्सिमम केस में आपके पास में रिसीविंग एंड का वोल्टेज आपका ज़्यादा होता है किससे, सेंडिंग एंड के वोल्टेज से, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फेरेंटी इफेक्ट। ठीक, जब रिसीविंग एंड का वोल्टेज सेंडिंग एंड के वोल्टेज से ज़्यादा हो जाता है तो हम इसको फेरेंटी इफेक्ट कहते हैं। और ये लाइट लोड में या फिर नो लोड कंडीशन में आता है, जब आपके पास में कैपेसिटिव होता है, यानी कि लाइट लोड, नो लोड का मतलब क्या है, ट्रांसमिशन लाइन में कोई लोड नहीं लग रहा, आपके पास में जो एक इमेजिनरी कैपेसिटेंस बन रहा है जमीन और कंडक्टर के बीच में, उसी के बीच में जो जमीन और कंडक्टर के बीच में जो कैपेसिटेंस बन रहा है, उसी के कारण कुछ करंट फ्लो हो रही है, जिसको हम कहते हैं चार्जिंग करंट। और चार्जिंग करंट क्या कर रही है, रिसीविंग एंड के वोल्टेज को बढ़ा दे रही, दैट इज नोन एज फेरेंटी इफेक्ट। ठीक, ये आ गया आपके पास में दोनों मामले। तो यहां से हम लोगों ने पावर फैक्टर को भी पढ़ लिया बहुत अच्छी तरीके से। अब यहीं से मैं वोल्टेज रेगुलेशन और बता देता हूं, क्योंकि आप जानते हैं कि वोल्टेज रेगुलेशन का मीनिंग क्या होता है। अगर मैं वोल्टेज देखो आपकी किताबों में सिलेबस जो है उल्टा सीधा इधर उधर दे रखा है, जबकि सीरियल से होती हैं चीज़ें। अब इसके बाद वोल्टेज रेगुलेशन आता है। वोल्टेज रेगुलेशन क्या कहता है कि आपके एक सर्टेन पावर फैक्टर पर, एक कुछ पावर फैक्टर होना चाहिए फिक्स, किसी एक सर्टेन पावर फैक्टर पर आपके उसमें किसी भी प्रकार का कोई फ्लक्चुएशन नहीं होना है। फ्लक्चुएशन होता है अगर किसी एक सर्टेन पावर फैक्टर पर अगर आपके वोल्टेज में फ्लक्चुएशन होता है, उस फ्लक्चुएशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्टेज रेगुलेशन बोलते हैं। और वोल्टेज रेगुलेशन बराबर होता है सेंडिंग एंड का वोल्टेज माइनस रिसीविंग एंड का वोल्टेज बटे रिसीविंग एंड का वोल्टेज इंटू 100। ठीक, तो यही तो होता है, सेंडिंग एंड का वोल्टेज माइनस रिसीविंग एंड का वोल्टेज बटे रिसीविंग एंड का वोल्टेज। सही लिखा है क्या, सही लिखा है, बोलो भाई सही लिखा है मामला। चलिए सही लिखा है फॉर्मूला। जो विद्यार्थी नए जुड़ रहे हैं वो सेशन को शेयर करते रहेंगे। चलिए करेक्ट है फॉर्मूला। ठीक है, यदि मैं आपसे कहूं कि आपके पास में बेटा आइडियल कंडीशन में वोल्टेज रेगुलेशन, आइडियल कंडीशन में वोल्टेज रेगुलेशन जो होना चाहिए वो क्या, फ्लक्चुएशन कैसा होना चाहिए, 0% होना चाहिए। ठीक है, और आपके पास में प्रैक्टिकल रूप से प्रैक्टिकल रूप से आपके पास में प्रैक्टिकल कंडीशन में आपके पास में वोल्टेज रेगुलेशन में जो गिरावट होती है प्लस माइनस 5% की होती है। कितनी होती है, प्लस माइनस 5% की होती है। अब जरा ध्यान से समझो, एक एक बात को समझना है और चीज़ों को आगे तक लेके चलना है। अब आपके पास में अगर मैं आपसे कहूं कि एट लैगिंग लोड पर आपके पास में सेंडिंग एंड का वोल्टेज रिसीविंग एंड के वोल्टेज से ज़्यादा था। अब जब सेंडिंग एंड का वोल्टेज ज़्यादा होगा तो बेटा बताओ वोल्टेज रेगुलेशन कैसा आएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि सेंडिंग एंड का वोल्टेज रिसीविंग एंड के वोल्टेज से ज़्यादा है, एक कंडीशन तो ये आई थी हमारे पास में, और दूसरी कंडीशन ये आई थी कि हमारे पास में रिसीविंग एंड का वोल्टेज सेंडिंग एंड के वोल्टेज से अधिक है। ये दो कंडीशन आई हमारे पास में। जब दो कंडीशन हमारे पास में आई तो यहाँ से इस फॉर्मूले में रखो, तो ये आई थी लैगिंग लोड पर। किस पर, लैगिंग लोड पर। लैगिंग लोड पर जब आप देखोगे तो वोल्टेज रेगुलेशन हमेशा आपको कैसा मिलेगा, पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव। और रिसीविंग एंड कैसा है, माइनस का। अगर ये ज़्यादा हो जाएगा तो आपके पास में क्या आएगी, वैल्यू माइनस की। तो हमेशा याद रखिएगा कि इस रिसीविंग एंड का वोल्टेज जब ज़्यादा होगा तो आपके पास में कब मिला था, लीडिंग लोड पर। किस पर, लीडिंग लोड पर। तो वोल्टेज रेगुलेशन होता है आपका कैसा, नेगेटिव। हमेशा याद रखिएगा इस बात को। आपके पास में आपको यहाँ पर कई बार जीरो भी मिलता है, लीडिंग लोड पर जीरो वोल्टेज रेगुलेशन भी मिल जाता है, जब सेंडिंग एंड का वोल्टेज रिसीविंग एंड के वोल्टेज बराबर होने की कंडीशंस भी आती है इसमें एक। ठीक है, तो ये आपके पास में, लेकिन वो बहुत कम टाइम के लिए होती है, और बहुत कम टाइम के लिए मतलब हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर ये था वोल्टेज रेगुलेशन का चैप्टर। अब अगली हेडिंग की तरफ बढ़ेंगे, चैप्टर 2 में। वोल्टेज रेगुलेशन हो गया। अब इफिशिएंसी, इट्स डेरिवेशन, इफेक्ट ऑफ पावर फैक्टर, वेक्टर डायग्राम
ऑफ डिफरेंट पावर फैक्टर। ठीक है, पावर फैक्टर के बारे में और हम लोग वोल्टेज रेगुलेटर एंड इट्स डेरिवेशन, एफिशिएंसी के बारे में समझ लेते हैं। फिर इसके बाद में चलिए तो मैं सेशन को यहीं तक रखता हूँ। आगे की चीज़ें मैं कल कंसीडर करूँगा 13 तारीख को। ठीक है, आगे की चीज़ें क्लास में अगर मुझे मिलती हैं चीज़ें, अगर मैं कोशिश करूँगा पूरी अपनी तरफ से कि दोपहर में 1 बजे आपकी एक क्लास हो जाए। इस क्लास को मैं मॉर्निंग में शेड्यूल करा दूँगा कल 10 बजे। तो आज के लिए इतनी, आप सभी का शुक्रिया, थैंक यू।